लास्ट लेक्चर में हमने एक टाइप का सेल डिवीजन स्टार्ट किया था जो कि था माइटोसिस। माइटोसिस में हमने देखा था कि दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस होता है और एक एंड फेज होता है। जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होती है ना, उस फेज को हम बोलते हैं कि वो एंड फेज है। लेकिन जो भी चीजों की जरूरत इस एंड फेज को करने के लिए, मतलब सेल डिवीजन को करने के लिए जरूरत होती है, वो होता है हमारे इंटरफेस में। जैसे कि डीएनए का डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन हो जाएगा। जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स है, अब 2 सेल्स को देना है तो डबल ऑर्गेनल्स तो बनाने पड़ेंगे। तो वो ऑर्गेनल्स जो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डीएनए जो रेप्लिकेट कर जाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये मतलब फंक्शन को, ये प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो सब कौन से फेज में हो जा रहा है? हमारे इंटरफेस में। इसलिए इंटरफेस को हम लोग प्रेपरेटरी फेज बोल रहे थे। और जैसे अब 2 ऑर्गेनल्स बन गए और डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो गया, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल का, तो इसको अब दोनों सेल्स के दोनों पोल्स की तरफ खींचना पड़ेगा ताकि बीच में से ऐसे फरो बन के 2 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, यही होता है हमारा माइटोसिस। अब ये ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं कि हमारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन क्या हमारे सेल में हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स के शेप में होता है? नहीं, ये सिर्फ जब रेप्लिकेशन हो, मतलब डिवीजन होगा, सेल जब डिवीजन करने जाएगा तब जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस शेप में आएगी। वरना जब रेप्लिकेशन हो रहा है या जनरली भी सेल्स में अगर बिना रेप्लिकेशन के अगर क्रोमोसोम, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर रह रहा है, तो वो किस फॉर्म में रहता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम बोलते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा अनकॉइल्ड रहता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमारे जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन बोल लो, चाहे डीएनए बोल लो, चाहे जीन बोल लो, ये सब क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कैसा रहता है? एक पैटर्नल, एक मैटरनल, मतलब एक पापा की तरफ से, स्पर्म की तरफ से आया हुआ क्रोमैटिन, एक ओवम की तरफ से आया हुआ क्रोमैटिन। तो ये पेयरिंग में रहते हैं, हमेशा पेयर्स में रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ से ऐसे ये पेयर्स में रहते हैं। मतलब ये तो रैंडमली रहते हैं, लेकिन जब अलाइन होना होता है डिवीजन के टाइम पे तो ये पेयरिंग में हो जाते हैं। लेकिन मैंने समझने के लिए इसे साथ में बना दिया। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है। ऐसी क्रोमोसोम नंबर 2 पैटर्नल, ये मैटरनल। ऐसी कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमैटिन है जो डिवीजन के टाइम पे किस फॉर्म में आ जाते हैं? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। और ये क्रोमोसोम जो है ये कैसे पेयरिंग कर लेते हैं 1 से 23 तक। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होता है, अभी जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, पैटर्नल ने रेप्लिकेट किया तो भी किस फॉर्म में किया था? इसने क्रोमैटिन के फॉर्म में किया था। हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो क्रोमैटिन के शेप में रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके शेप में नहीं। अब ऐसे ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, जैसे ये हिस्टोन, मतलब कोई तो प्रोटीन होती है, ये वाले स्ट्रक्चर को एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके आसपास ये ऐसे कॉइल हो जाता है। ये वाला धागा इस बॉल के आसपास ऐसे कॉइल हो जाता है और फिर ये शेप बना लेता है। अब क्या लगता है, डीएनए का रेप्लिकेशन ये फॉर्म में इजी है या एक बॉल पे जो कॉइल हो चुका है वो इजी होगा? ये वाला इजी होगा ना। तो इसीलिए जो रेप्लिकेशन है वो इस फॉर्म में हो जाता है, ना कि इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये कंडेंस हो जा रहा है। और ये क्यों होता है? अब समझो, ये जो मतलब ये वाला शेप डीएनए जो है वो क्यों ले लेता है? क्यों इसी शेप में, मतलब हमारा डिवीजन नहीं हो जा रहा है सेल में? ये धागे को खींचना इजी है कि इस वाले शेप को खींचना इजी है? यहाँ से एक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे अटैच होता है, दोनों तरफ खींच लेता है। अब इस धागे को कितना खींचता रहेगा? ऐसे 23 धागे रहते हैं अंदर सेल्स के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है और जब डिवीजन होती है तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को खींचना इजी है, इस स्ट्रक्चर को खींचना इजी नहीं है। एम फेज को डिटेल में देख लेते हैं। ये हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक एक फेज को हम लोग डिटेल में लिख लेंगे। ठीक है, जो प्रोफेज है, जो हमारा एम फेज है, एम फेज में कितने फेजेस आते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो चारों फेजेस होते हैं इसको हम कैरियोकाइनेसिस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ठीक है, तो पहले जैसे सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जब अंदर अंदर डिवाइड होगी तभी तो ये यहाँ से फरो बना के 2 सेट ऑफ, मतलब डॉटर सेल्स बनाएगा ये। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमारा न्यूक्लियस को डिवाइड होना जरूरी है। अब कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे हमारे पास? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमैटिन के धागे थे हमारे पास
इंटरफेस में वो 46 धागे जो थे वो रेप्लिकेट कर गए, मतलब 92 धागे बन गए। अब जो 92 धागे इसमें बने ना, ये ऐसे पहले खुले हुए रहते हैं, ठीक है, धागे खुले हुए हैं अर्ली प्रोफेज में। अब ये धागों को आधे धागे मतलब 46 क्रोमेटिन को ऊपर जाना है और 46 क्रोमेटिन को नीचे जाना है, तो इनको कंडेंस होना पड़ेगा क्योंकि धागे खींच नहीं सकता है ये, ठीक है। क्यों नहीं खींच सकता है? क्योंकि म्यूटेशन होने के चांसेस हो जाएंगे अगर ऐसा सब कुछ खुला रहेगा तो, ठीक है। तो अब क्या होता है लेट प्रोफेज में, मतलब वैसे तो ये सारे कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन स्टडी करने के लिए इसको फेजेस में नाम दे दिया गया है। अर्ली प्रोफेज में कैसा होता है कि 92 धागे बन गए अभी, अब इसको दोनों साइड जाने हैं, ठीक है, दोनों साइड जाने तो क्या कंडेंस कर लेता है, मतलब 92 जो धागे थे अब इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे। क्योंकि क्रोमोसोम कब दिखता है हमें क्रोमोसोम का शेप? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। तो अब सेल डिवीजन होने वाला है क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा और आधे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है कि ये कंडेंस हो गया। पहला हमें क्या चीज दिख रहा है कि जो ये जो डुप्लीकेट हो गया है, यहाँ पे जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम से ही तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ऐसे निकलेंगे और इसको दोनों पोल्स की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो हमें अर्ली प्रोफेज में दिखता है कि सेंट्रोजोम जो है मतलब पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हुआ है। लेट प्रोफेज में भी ये मूव होता जाता है, मतलब ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब इन जो ये क्रोमोसोम्स है इनको दोनों साइड जाना है, तो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ही रहेगा, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर रहेगा, तो जा पाएगा? ये नहीं जा पाएगा। तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे ना लैमिनिन प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करेंगे कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को काटेंगे, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है यहाँ पे, ये फॉस्फोराइलेट करेंगे ये, ठीक है, काटेंगे इसको। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो दूसरे फेस में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तो ये जो सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर सब यहाँ पे छोड़ने वाला है, ये कैसे छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा? मतलब यहाँ पे तो ये अटक जाएगा ना हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो सेंट्रोजोम जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना चालू करता है हमारे प्रोफेज में, और जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हो गए, मतलब जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप ले लिया है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसइंटीग्रेट हो गया है। ये होता है हमारे प्रोफेज में। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो सेंट्रोजोम है जिससे ये स्पिंडल फाइबर्स निकलने वाले हैं, अब ये क्या करेंगे, सेंट्रोजोम पोल्स पे पहुंच गए, किसमें? मेटाफेज में। ये पहुंच गए, ये यहाँ भी तो रुक सकता था, यहाँ भी तो रुक सकता था, लेकिन ये पोल्स पे ही क्यों रुकता है? क्योंकि इस साइड जो है ना एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चिपक गया नहीं है, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे ये नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होता है ना, अपने से बाहर ये एस्ट्रल रेज निकालता है, मतलब ये जो सेंट्रोसोम है इसके बाहर ये एस्ट्रल रेज निकले हैं। अब रेज के पास ऐसे रिसेप्टर होंगे ना कि ये प्रोटीन के साथ वो बाइंड कर जाता है और वो प्रोटीन मतलब ऑपोजिट पोल्स पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है ये ऑपोजिट पोल्स पे जाके यहाँ पे अटक गया हमारे एस्ट्रल रेज की हेल्प से, ठीक है। और ये जो भी हमारा क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर के जैसे बीच में आ जाते हैं ये, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको हम, या तो मेटाफेज प्लेट, ये सब अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्रोमोसोम जो है ना ऐसे अलाइन हो जाते हैं, 1 से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जितने भी डुप्लीकेट हुए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये सारा एक लाइन में आ जाता है, मतलब 46 ऐसे ही पेयर्स में, ये 1 पेयर है, ये 23rd पेयर है, ठीक है, एक एक नहीं काउंट करना इसको, ये 1 पेयर है, ये 23rd पेयर है, ऐसे सारे 23 पेयर्स में लाइन में बिछ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम से निकलता है हमारा स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होता है? हमारे सेंट्रोमियर के पास। अब ये थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, सेंट्रोमियर के बाजू में ना ऐसे काइनेटोकोर जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच हो जाता है। अब अटैच हो गया किसमें? मेटाफेज में, ठीक है, ये समझो। यहाँ पे क्रोमोसोम पहले फेज में थे, यहाँ पे मूव होना चालू हुआ था, यहाँ पे मूव होना चालू हुआ था और मेटाफेज में ये मूव हो चुका था, अटक गया किधर? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आके। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल रेस इसके पास थे और इसके पास प्रोटीन टाइप रिसेप्टर जैसी चीज थी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेंट्रोसोम था उसने स्पिंडल फाइबर्स निकाला और हमारे सारे क्रोमोसोम से अटैच हो गया। अब एनाफेज में क्या होता है, ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये मतलब जो क्रोमोसोम है, समझ लो ये 2 सिस्टर्स हैं क्रोमोसोम्स के, सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये। तो
ये अब क्या करेगा, इधर से अटैच हो गया था ये, अब आधा ऊपर खींचेगा आधा नीचे खींचेगा, तभी तो दोनों सेल्स को आधा आधा मिलेगा। डॉटर सेल्स को आधा, मतलब ये वाला जो रेप्लिकेट हुआ स्ट्रक्चर है, ये वाला जो रेप्लिकेट हुआ स्ट्रक्चर है, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, तो इसको दोनों तरफ खींचना पड़ेगा ना, तो वो होता है हमारे एनाफेज में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम, ये वही एस्ट्रल रेस जो अटैच्ड है अभी तक वहां पे, ये वही स्पिंडल फाइबर्स जो इधर से निकले और इधर से निकले हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बीच में से तोड़ देगा, मतलब इनके जो मतलब इनका जो कनेक्शन था वो तोड़ देगा, आधे ऊपर चले गए आधे नीचे चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारे पूरे सेल साइकिल का। ठीक है, एनाफेज ये। अब टेलोफेज में क्या हो गया होगा कि अब आधे सेल को मिल गए और इधर भी आधे सेल को मिल गए, तो अब हमें क्या करना है, इनका घर बना के देना है। और इनका घर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे ये सारे जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वापस दिखना चालू हो गया और अर्ली फेज में। ठीक है, ये 1 से 23 पूरे ऊपर गए और ये पूरे पेयर्स नीचे गए, 23 पेयर्स इसको भी मिल गए, 23 पेयर्स इसको भी मिल गए, जो यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका था। ठीक है, तो टेलोफेज में क्या होगा कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना फिर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद लेट टेलोफेज में क्या होगा कि अब ये क्रोमोसोम को बंधे हुए क्यों रहना है, क्योंकि अब इसको वापस से तो सेल साइकिल में जाना होगा ना, तो वापस से ये इसकी तरह दिखना चालू हो जाएगा पुराने वाले प्रोफेज जैसे। इसकी वजह से नहीं, मतलब इंटरफेस में जो जीवन फेज में हमारा क्रोमैटिन जो दिख रहा था, मतलब यहाँ पे अब कितने धागे हो गए, 46। ठीक है, मतलब 23 पेयर। इधर कितने थे हमारे, 92 थे, क्योंकि वो 46 डबल हो जाएंगे तो 92। समझ में आ रहा है, ये जो है रेप्लिकेट होता है यहाँ पे, देखना हमारा इंटरफेस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसा फरो बनाएगा बीच में से और 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोसिस। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा था वो हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, एंड्स ऑफ क्रोमैटिन नॉट विजिबल, क्योंकि टर्म्स भी तो आपको आनी चाहिए। एंड्स ऑफ क्रोमैटिन नॉट विजिबल, यहाँ पे क्रोमैटिन के एंड्स नहीं दिखते, इसलिए हम इसको बॉल ऑफ गोल्ड बोलते हैं। इसको स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। स्पाइरिंग स्टेज मतलब हमें कंडेंसेशन नहीं है यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमैटिन्स का, और यहाँ पे हमें एंड्स नहीं दिख रहे हैं, इसको हम स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। जो सेंट्रोसोम्स है या सेंट्रियोल्स बोलो, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही, जैसे ये सेंट्रोसोम है तो यहाँ पे ये तो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट हो गया है टू क्रोमोसोम, और एंड में हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है। जब ये प्रोफेज खत्म होता है ना, यहाँ से जब मेटाफेज स्टार्ट होता है तो हमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस ऐसे था, ये हमारा न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या अटैच था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से अटैच रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस अंदर रहता है। जब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये सारा स्ट्रक्चर भी नहीं दिखता है यहाँ पे, इसीलिए लिखा है एट द एंड ऑफ प्रोफेज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, और गोल्गी apparatus भी इस फेज के एंड में हमें नहीं दिखेगा। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटाफेज आता है। मेटाफेज तब स्टार्ट हो सकता है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मतलब जब अगर न्यूक्लियर, क्योंकि मेटाफेज में होता क्या है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं हमारे क्रोमोसोम्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता तो ये काम हो ही नहीं पाता, तो इसीलिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तभी मेटाफेज स्टार्ट होता है। क्रोमोसोम मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसीलिए साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो। क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स एट इक्वेटोरियल प्लेट, उसको मेटाफेसिक प्लेट भी बोलते हैं। मतलब ये ना एकदम बीचों बीच आ जाएगा सेल के, क्या हमारे क्रोमोसोम, और बीचों बीच इक्वेटर रहता है इसलिए इसको इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज में है इसीलिए मेटाफेसिक प्लेट। ठीक है, और इस अलाइनमेंट को, मतलब ये एक साथ एक लाइन में जो आ जाता है ना, इसे कंग्रेशन बोलते हैं। कंग्रेशन मतलब सब कुछ साथ में आ जाना। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम से कैसे अटैच होता है, काइनेटोकोर के, मतलब जैसे ये सेंट्रोमियर है और ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये उसका रेप्लिकेटेड पार्ट है। इधर साइड साइड में ना काइनेटोकोर होती है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा काइनेटोकोर। ठीक है, और ये बीच वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंट्रोमियर। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर है, वो इससे अटैच होगा। ठीक है, काइनेटोकोर से अटैच होगा और उसके बाद वो क्रोमोसोम को खींचेगा। बेस्ट स्टेज है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए। यहाँ पे
जो क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट होते हैं, मतलब बेस्ट स्टेज है हमारे क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। एनाफेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है सेम इंफॉर्मेशन इसके पास भी है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है ना ऑपोजिट साइड पे अब खींचने लगता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस टाइम पे क्या लगता है ना, जैसे ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर है, वहीं से तो ये क्रोमोसोम अटैच्ड है, तो ऐसे दिखता है ना कि जैसे ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर्स डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, मतलब ये साथ में पहले थे अब अलग अलग हो गए। स्पिंडल फाइबर शॉर्टन्स क्योंकि खींच रहा छोटा हो रहा है, ऑपोजिट पोल्स पे जा रहा है। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड द सेंट्रोमियर, ये आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पीछे पीछे चल रही है। और ये बेस्ट स्टेज होता है हमारा क्रोमोसोम का शेप डिटरमाइन करने के लिए। वहां पे तो होता है कि हम बोल रहे हैं कि मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है, वो वाला कैसे पता चलेगा हमें क्रोमोसोम का? ये वाला हमने सेल चैप्टर में कवर किया है। तो क्रोमोसोम्स का शेप बेस्ट यहाँ पे दिखेगा, मतलब अगर क्रोमोसोम का एक आर्म इतना छोटा होता है एक बड़ा होता तो ये कैसे होता कि कुछ अलग शेप का दिखता, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स का शेप ऐसे बात किया जा रहा है कि बेस्ट स्टेज है हमारा एनाफेज में क्रोमोसोम्स का शेप डिटरमाइन करने के लिए। सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, अब ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होना चालू हो गया, यही हो गया हमारा एनाफेज। टेलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है और ये जो सेंट्रोजोम है ये सब मतलब दोनों सेल्स के लिए प्रिपरेशन चालू हो जाता है। क्रोमोसोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड्स पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू क्रोमैटिन, क्योंकि अब जरूरत नहीं है तो यहाँ पे एक एक पेयर दोनों को मिल गया, यहाँ पे 23 पेयर्स है, यहाँ पे 23 पेयर्स है, तो अब ये खुल जाएंगे ऐसे लेट टेलोफेज में। फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, क्योंकि अब हमारा न्यूक्लियर मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है यहाँ पे टेलोफेज पे। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड हो गई है, मतलब दो न्यूक्लियस बन चुका है। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है तो हमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए ना पहले फरो फॉर्मेशन होता है, मतलब ये अंदर की तरफ मूव होना चालू होता है। ये कौन करता है? हमारा माइक्रोफिलामेंट, ये हमने सेल वाले चैप्टर में देखा है, ठीक है, मतलब साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक पे। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, यहाँ से अंदर इसको लेकर जाएगा, फरो फॉर्मेशन होगा। ये ग्रोथ जो अंदर की तरफ होती है ना इसको सेंट्रीपिटल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। और फिर दो डॉटर सेल्स यहाँ से बन जाएंगे। ये एनिमल्स में होता है ऐसा वाला फॉर्मेशन। प्लांट सेल्स में कोई फरो फॉर्मेशन नहीं होता है। ये इसका एक सेल हो गया, ठीक है, ये इसका दूसरा सेल हो गया। अब इनके बीच में ना सेल वॉल भी बनानी है, तो सेल वॉल बनाने का पहला स्टेज क्या आता है हमारा? सेल प्लेट बनेगा बीच में से, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फिर हमारा डॉटर सेल्स हो जाता है। ये हो गया हमारा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो ईच डॉटर सेल्स को ना दोनों मिलना चाहिए। 23 पेयर मतलब कितना? 46। तो 23 ये वाले डॉटर इसको भी मिलना चाहिए पेयर्स, और इसको भी 23 पेयर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो 46 थे तो ऊपर वाले को भी 46 मिला, नीचे वाले को भी 46 मिला, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में थोड़े और पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं, जहां पे जो डॉटर सेल्स होती है वो आइडेंटिकल होती है एक दूसरे से भी, और जो मदर सेल होगी उससे भी, ठीक है। मतलब वैसे तो ये मदर सेल में ही डिवाइड होकर बन रहा है, लेकिन जो डॉटर सेल्स होती है वो जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो उतना ही होता है जितना मदर सेल के पास था, ठीक है। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट जो है वो सेम है, किसमें? डॉटर सेल्स में। टर्म जो है माइटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। प्लांट सेल में जो पहले माइटोसिस देखे थे वो थे स्ट्रासबर्गर, और एनिमल सेल में जो थे वो जिन्होंने देखा था वो थे फ्लेमिंग, ठीक है। ये जो प्रोफेज है, जो चारों फेजेस थे कैरियोकाइनेसिस के, प्रोफेज जो था वो लॉन्गेस्ट फेज था, एनाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट फेज था। और इसका ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है? हमारी तो पूरी बॉडी में होता है एनिमल सेल्स के, ठीक है। सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जिससे वो गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम, बाकी सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स है वो सारे डिप्लॉइड होते हैं और ये माइटोसिस दिखाते हैं, पर ये डिप्लॉइड है। लेकिन हनी बी जो होता है, हनी बी मेल, याद रखना, हनी बी मेल जो होता है उसमें हैप्लॉइड सेल माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जैसे लोअर प्लांट्स हो गए उनकी तो मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है,
ये हम लोग प्लांट वाले पार्ट में देखेंगे। तो उनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, वो भी माइटोटिकली डिवाइड होती है। और जो डिप्लॉइड वाले हायर प्लांट्स वाले, जो डिप्लॉइड सेल्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो भी माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। तो उनमें मियोसिस भी होता है, पर इनका जो मेन बॉडी अगर हैप्लॉइड है ना, तो वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। हम लोग प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। हनी बी जो मेल होता है, इसकी भी बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेन बॉडी जिसकी हैप्लॉइड होगी तो वो माइटोसिस शो करेगा। वैसे ही हनी बी में जो मेल होता है वो हैप्लॉइड ही होता है, मतलब वो एन होता है। अगर दूसरा एन आके अगर बाइंड कर गया, मतलब इधर अगर इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर ली और 2n बन गया, तो वो फीमेल बन जाती है, ठीक है। वरना अगर सिर्फ ये है और ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये मेल रहता है, और एक और एन आके अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो फीमेल बन जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका जो हैप्लॉइड बॉडी होता है वो भी माइटोटिकली डिवाइड होता है। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद, मतलब टेलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो क्या होगा, जो हमारा टेलोफेज है, टेलोफेज में क्या बन गया था? हमारा न्यूक्लियस बन गया था। अब न्यूक्लियस बनने के बाद अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? वापस से अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे। न्यूक्लियस बहुत सारे जब बन जाएंगे ना, और साइटोप्लाज्म एक ही है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंसिटियम, ठीक है, या तो कोइनोसाइट है। क्यों मतलब क्या होता है ये कि एक साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना देता है ये, ठीक है। कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है, जो कोकोनट वाटर होता है ना, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, तो उसमें ये वाला कंडीशन मिलता है। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया तो कर्नल, जो व्हाइट वाला पार्ट कोकोनट में दिखता है ना, वो बन जाएगा। मतलब होता है कि कैरियो ये हुआ, उसके बाद कट गया, उसके बाद कट गया, ऐसे बहुत सारे साइटोकाइनेसिस चले जा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा वो कोकोनट में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है। और जो कोकोनट वाटर होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस तो बने जा रहा है बार बार, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। रिपेयर एंड रीजनरेशन, अगर यहाँ से स्किन निकली और अगर आधा क्रोमोसोम लेके निकलता ही है तो क्या होता कि स्ट्रक्चर कुछ और फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो रिपेयर में काम आता है माइटोसिस, पूरा जेनेटिक कोड जो है वो रिटेन करता है ये, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे माइटोसिस का। या तो रीजनरेशन में, रीजनरेशन मतलब जैसे कोई पार्ट कट गया है, लिवर फिर से रीजनरेट हो रही है ना, तो पूरा लिवर में वही डीएनए, मतलब हम तो सेल से बने हैं तो सेल में तो सारे जेनेटिक मटेरियल है, तो सारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास ये जो है क्या बोलते हैं हमारा जेनेटिक मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सेल्स के पास रिटेन कराता है पूरा का पूरा। कौन? माइटोसिस कराता है। ये ग्रोथ में हेल्प करता है क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से जब फॉलो होता है तो वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बैलेंस करता रहता है, ठीक है। असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी असेक्सुअली जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो माइटोटिकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जेनेटिक स्टेबिलिटी है, कोई वेरिएशन नहीं शो कर रहा है। जैसे अगर हमारा स्किन निकलने के बाद अगर वो आधा इंफॉर्मेशन दे देता, तो जैसे एक स्पर्म, मतलब एक ही फादर के स्पर्म और एक ही मदर के स्पर्म ओवम से हमारा जो जेनेटिक वेरिएशन है, हम सिबलिंग्स जैसे अलग दिखते हैं। अगर हमारा नॉर्मल सेल्स, मतलब हमारे सोमैटिक सेल्स भी ऐसे आधे आधे इंफॉर्मेशन देते तो हमारे स्किन से फिर बोन निकलने लगता, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाती यहाँ पे, मिसलीड हो जाता सब। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्किन है तो स्किन ही बने। ये कैसे हो पा रहा है? हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है इस वजह से, ठीक है। अब एजेंट जो इंड्यूस करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं माइटोसिस के लिए, उसको हम लोग माइटोजेंस बोलते हैं। एग्जांपल में हमारे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। माइटोटिक पॉइजन जो माइटोसिस को इनहिबिट कर रहा है, होने नहीं दे रहा है, वो कौन से होते हैं? कोल्चिसिन और मस्टर्ड गैस। कोल्चिसिन क्या करता है ना कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा। अब जैसे यहाँ पे हो गया हमारा सेंट्रोजोम और यहाँ पे हो गया हमारा सेंट्रोजोम। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनेगा ही नहीं और अंदर ऐसे न्यूक्लियस बन चुका है, डीएनए मतलब क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट हो चुका है, तो जब खींचेगा ही नहीं तो अंदर क्या हो जाएगा? कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कि स्पिंडल फाइबर का काम क्या था? खींचना। अब ना स्पिंडल फाइबर बनेगा इसके वजह से, ना ये खींचेगा, और अंदर क्या हो जाएगा? बहुत सारा डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? डीएनए अंदर क्या हुआ था? डुप्लीकेट हो चुका था, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हमारा क्रोमोसोम है ऐसे डुप्लीकेट हो चुका है। अब क्या होगा? जब बनेगा ही नहीं तो सेल के अंदर क्या हो गया?
चाहिए कितना था 46 क्रोमोसोम, हो कितना गया 92। स्पिंडल फाइबर अगर इसको डाल देंगे तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सेल ये वाला स्टेप परफॉर्म कर चुका होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीप्लॉइडी, मतलब बहुत सारे डीएनए कंटेंट हो गए सेल के अंदर। ठीक है, दूसरा कौन इनिबिट करता है माइटोसिस को, मस्टर्ड गैस। लास्ट पार्ट देख लेते हैं माइटोसिस का, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। जैसे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, कैंसर सेल्स मतलब ट्यूमर सेल्स बन जाएंगे वहां पे, तो कंट्रोल होना जरूरी है। जैसे इंटरफेस में भी बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, एम फेज में भी बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, एक प्रोटीन कर रहा है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, साइक्लिन प्रोटीन जो होती है। ठीक है, साइक्लिन क्या करता है, ट्रांजिशन फेज में काम कराता है ये, पर ये काइनेज प्रोटीन से डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं काइनेज डिपेंडेंट साइक्लिन प्रोटीन, सीडीके। साइक्लिन इज डिपेंडेंट ऑन काइनेज। ठीक है, तो कौन करा रहा है, हमारा साइक्लिन करा रहा है, जो किस पे डिपेंडेंट है, काइनेज पे। अब ये जो पूरा साइकिल था, सेल साइकिल इंटरफेस से लेके एम फेज पूरा कंप्लीट होने तक, वहां पे 3 चेक पॉइंट्स लगता है, जो पहले भी बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। G1 फेज से एस फेज में जब डीएनए को रेप्लिकेट होना चालू करना था, तो वहां पे एक चेक पॉइंट था, वो मेजर चेक पॉइंट है, उस पे क्या है, यही साइक्लिन सीडीके G1 फेज का। ठीक है, साइक्लिन और कुछ नहीं है, प्रोटीन है जो चेक करेगा कि डीएनए में डैमेज तो नहीं हुआ है, सेल का साइज तो सही है, बराबर न्यूट्रिएंट्स तो है कि नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स है या नहीं है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ही क्या होगा कि G1 फेज से एस फेज में जाएगा। अगर ये सब सही नहीं है तो ये G1 फेज से एस फेज में जाएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट कहां मिलेगा, G2 से M फेज में। अब यहाँ पे क्या हो गया, G2 फेज के पहले क्या था, G1 फेज था, S फेज था, अभी सारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया है। तो जब G2 फेज से M फेज में, मतलब इंटरफेज से जब M फेज में सेल मूव करता है साइकिल उसका, तो ये क्या करता है, चेक करता है कि सेल साइज सही है, डीएनए में डैमेज तो नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन तो सही से हुआ है, ये सारा काम इसका है। और ये माइनर चेक पॉइंट है, ये मेजर चेक पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, और तीसरा चेक पॉइंट कहां मिलेगा, हमारे मेटाफेज से एनाफेज में मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज को मतलब एनाफेज की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रोटीन नहीं बनी, ठीक है, तो एनाफेज का काम क्या था, सेग्रीगेट करके ऊपर लेकर जाना। अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, तो मेटाफेज से एनाफेज मूवमेंट होगा ही नहीं हमारे सेल का। ठीक है, इफ नॉट फॉर्म क्रोमोसोम वोंट सेग्रीगेट, ऊपर नहीं जाएगा ये ऑपोजिट पोल्स में। तो ये हो गया हमारा माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस कवर करेंगे।